स्टॉक मार्केट रिस्की है, ये लाइन आपने कितनी बार सुनी है। लेकिन असली सवाल ये है, रिस्क एक्चुअली होता क्या है? क्या प्राइस गिरना रिस्क है या पैसा परमानेंटली लूज होना रिस्क है? और सबसे डेंजरस, क्या हम रिस्क को गलत तरीके से मेजर कर रहे हैं? हे गाइस, वेलकम बैक टू सेशन 4। पिछले सेशन में हमने समझा था कि बॉन्ड्स जिन्हें सबसे सेफ माना जाता है, उनमें भी रिस्क होता है। पिछले सेशन में हमने बॉन्ड्स के रिस्क की बात की थी, जहां हमने सीखा था कि रिस्क मेनली दो तरीके के होते हैं, डिफॉल्ट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। आज हम मार्केट के उस हिस्से की बात करेंगे जहां सबसे ज्यादा एक्शन होता है और जिसके बिना वेल्थ क्रिएशन मुमकिन नहीं है, इक्विटी यानी स्टॉक्स। इक्विटी का रिस्क बॉन्ड से काफी अलग होता है और इसलिए इसको नापने और समझने का तरीका भी अलग होना चाहिए। तो चलिए आज इक्विटी के रिस्क को सिंपल भाषा में डिकोड करते हैं। इक्विटी रिस्क बॉन्ड से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ आप सिर्फ क्रेडिटर नहीं हैं, आप ओनर हैं, और ओनरशिप के साथ जो अनसर्टेनिटी आती है उसे समझना ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की असली पहचान है। सबसे पहले इक्विटी को एक अलग नजरिए से देखते हैं। फाइनेंस की दुनिया में इक्विटी को रेसिडुअल क्लेम कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? सोचिए, एक कंपनी एक कतार यानी क्यू की तरह है। जब कंपनी पैसा कमाती है तो सबसे पहले सप्लायर्स को पैसे मिलते हैं, फिर एम्प्लॉय को सैलरी, फिर सरकार को टैक्स और फिर बैंकों को उनका लोन का इंटरेस्ट। आप यानी शेयर होल्डर उस कतार में सबसे आखिर में खड़े हैं। अंत में जो कुछ बच जाता है, उस बचे हुए यानी रेसिडुअल हिस्से के मालिक आप हैं। यही कारण है कि इक्विटी में अपसाइड और डाउनसाइड दोनों बहुत बड़े होते हैं। अगर कंपनी ने उम्मीद से बेहतर किया तो उस पूरे मुनाफे के मालिक आप हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बचा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसी रिस्क के बदले आप मार्केट से एक इनाम मांगते हैं, जिसे हम कहते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम। इक्विटी रिस्क प्रीमियम को और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए भारत सरकार के बॉन्ड यानी रिस्क फ्री आपको 7% गारंटीड रिटर्न दे रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट भी आपको सिर्फ 7% ही दे तो क्या आप वहां पैसा लगाएंगे? कभी नहीं। आप रिस्क लेने के बदले कुछ एक्स्ट्रा मांगेंगे। मान लीजिए आप 12% चाहते हैं, तो वो जो 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न है, वही है इक्विटी रिस्क प्रीमियम। इस प्रीमियम को निकालने के दो मेन तरीके होते हैं। एक, हिस्टोरिकल अप्रोच, पीछे देखना। लोग पिछले 50, 80 या 100 सालों का डेटा देखते हैं कि स्टॉक्स ने बॉन्ड्स के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक्स ने एवरेज 8% दिया और बॉन्ड्स ने 3%, तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम हुआ 5%। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि डेटा में काफी चेंजेस हो सकते हैं कि आपने टाइम पीरियड कौन सा चुना है, एवरेजेस कैसे निकाले हैं, एटसेटेरा। अगर आप 1920 से डेटा लेंगे तो नंबर कुछ और आएगा, और अगर 1970 से लेंगे तो कुछ और। ये एक एस्टीमेट है, फैक्ट नहीं। इसमें बहुत सारा नॉइज होता है। इस तरीके पे पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना चाहिए। 2, इम्प्लाइड अप्रोच, आगे देखना। ये एक फॉरवर्ड लुकिंग तरीका है जहां हम मार्केट से पूछते हैं कि वो आज क्या सोच रहा है। आप मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी या S&P 500 की आज की प्राइस को देखते हैं और उसके फ्यूचर के एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकलते हैं। इन नंबर से एक डिस्काउंट रेट निकलता है जो मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 9% है और रिस्क फ्री रेट 5% है, तो आपका इम्प्लाइड प्रीमियम 4% आएगा। ये प्रीमियम रोज बदल सकता है क्योंकि मार्केट और इंटरेस्ट रेट्स रोज बदलते हैं। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी का लेवल गिरता है लेकिन कंपनियों की कमाई स्थिर रहती है, तो इम्प्लाइड ERP बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट अब आपको रिस्क लेने का ज्यादा इनाम दे रहा है। रिलेटिव रिस्क, आपका स्टॉक बाकी मार्केट से कितना रिस्की है। चलो मान लिया कि मार्केट का टोटल रिस्क प्रीमियम 4% है, पर सारे स्टॉक्स एक बराबर रिस्की नहीं होते। एक छोटी टेक कंपनी का रिस्क एक बड़ी पावर कंपनी से बहुत अलग होगा। किसी इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क नापने के 3 मॉडल्स होते हैं। एक, थ्योरी बेस्ड मॉडल्स, CAPM। इसमें सबसे पुराना और पॉपुलर मॉडल है CAPM यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है कि अगर आपके पास पहले से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो आपको हर इंडिविजुअल स्टॉक का टोटल रिस्क देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो नया स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कितना एडिशनल रिस्क जोड़ रहा है।
यही CAPM का कोर आइडिया है। अब सवाल आता है कि इस एडिशनल रिस्क को कैसे मेजर किया जाए। यहाँ CAPM का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जिसे बीटा कहा जाता है। बीटा हमें ये बताता है कि कोई स्टॉक मार्केट के मुकाबले कितना ऊपर नीचे होता है, यानी उसकी वॉलेटिलिटी मार्केट के कंपैरिजन में कितनी है। अगर मार्केट 10% गिरता है और आपका स्टॉक भी 10% गिरता है तो बीटा है 1। अगर मार्केट 10% गिरता है लेकिन आपका स्टॉक 15% गिर जाता है तो बीटा है 1.5। ये हाई रिस्क है। पर अगर मार्केट के गिरने पर आपका स्टॉक बहुत कम हिलता है तो वो है लो बीटा। लेकिन याद रखिए, बीटा सिर्फ मार्केट रिस्क नापता है। आपकी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, जैसे CEO बदल गया या फैक्ट्री में आग लग गई, ये बीटा नहीं बता सकता। इसके लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। हालांकि CAPM एक यूजफुल मॉडल है, लेकिन ये पूरी तरह परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये कुछ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पर आधारित है। वास्तविक दुनिया में ये कंडीशन सही नहीं होती हैं, इसलिए बाद में APM आया जो ये मानता है कि रिस्क केवल मार्केट से नहीं आता बल्कि कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और ओवरऑल इकोनॉमिक चेंजेस। 2. डेटा बेस्ड मॉडल्स, द फैक्टर ज़ू। 90 के दशक में रिसर्चर्स फार्मा एंड फ्रेंच ने पाया कि सिर्फ बीटा से रिस्क का पता नहीं चलता। उन्होंने कुछ और फैक्टर्स खोजे। साइज फैक्टर, छोटे स्टॉक्स स्मॉल कैप्स बड़े स्टॉक्स के मुकाबले ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा रिटर्न देते हैं। वैल्यू फैक्टर, जिन स्टॉक्स की प्राइस टू बुक वैल्यू कम होती है वो भी एक अलग तरह का रिस्क और रिवॉर्ड लेकर आते हैं। मोमेंटम फैक्टर, लिक्विडिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज की दुनिया में इसे फैक्टर ज़ू कहा जाता है क्योंकि अब सैकड़ों फैक्टर्स खोजे जा चुके हैं। लेकिन एक फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ भाव का गिरना रिस्क नहीं है, बल्कि बिजनेस मॉडल का फेल होना असली रिस्क है। 3. ऑल्टरनेटिव मॉडल्स। कुछ लोग CAPM या डेटा मॉडल्स दोनों को पसंद नहीं करते। वो अकाउंटिंग मॉडल्स जैसे कंपनी पे कितना डेट है या कंपनी के अर्निंग्स को एडजस्ट करके रिस्क निकलते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर्स अक्सर फ्यूचर ग्रोथ को रिस्क मानकर उसको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ श्योर शॉर्ट कैश फ्लोस जैसे डिविडेंड्स पे फोकस करते हैं। तो आखिर में रिजल्ट क्या निकलता है? इक्विटी रिस्क बॉन्ड से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आप चाहे बीटा यूज करें, पास्ट डेटा यूज करें या अपना खुद का इंट्यूशन लगाएं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने से पहले इसके रिस्क को समझें और अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजंस में शामिल करें। अगले सेशन में हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज में अप्लाई करना सीखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।